हमने एटम के अंदर क्या चीज पढ़ी है? अगर आप याद करें तो लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ओ लेवल की केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हमने केमिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ा है, प्लीज ये जरा बता दीजिए मुझे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जो टेस्ट था आपका, क्या सीक्वेंस ऑफ द, मैं जैसे ये जो नए आए हैं पेपरों के बाद, इनको बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ ली, जैसे वो लफ्ज बताऊंगा सिर्फ, ठीक है? आप वो वहां से देख लीजिएगा। जी पुत्र, मतलब मुझे जरा केमिस्ट्री से आगे तक लेके जाएं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या? इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस की वैसे कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। कितनी होती हैं जनाब? पहली किस्म कौन सी होती है? एलिमेंट्स। दूसरी कंपाउंड्स। तीसरी मिक्सचर्स। क्या आपके टेस्ट में कोई कंपाउंड्स वाला सवाल था? नहीं। क्या आपके टेस्ट में कोई मिक्सचर्स का सवाल था? नहीं, बिकॉज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है अभी? एलिमेंट्स को पढ़ा है। तो एलिमेंट्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी उसका सवाल रखा गया। और मुझे कल किसी ने कहा सर क्या हमें पीरियोडिक टेबल गिवन होगा? तो जिस भी सवाल के ऊपर या नीचे के कोई नंबर्स थे तो नंबर्स हमने खुद ही बता दिए थे। नंबर्स हमने खुद ही बता दिए थे। हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही, सवाल में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व था उस एलिमेंट का कौन कौन सा नंबर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, दोनों नंबर्स हमने दिए होंगे। ठीक है। सो खैर, एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं? एटम्स से बने होते हैं। ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं, हमने एटम का क्या सीखा है अभी तक? एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि क्या चीजें होती हैं एटम के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं? सर कुछ होते हैं एटम के सेंटर पर, कुछ होते हैं एटम के बाहर वाले हिस्से पर। ये जो एटम का सेंटर वाला हिस्सा था उसको हमने क्या बोला था? इसको हम बोलते थे क्या जी? न्यूक्लियर पार्ट ऑफ क्या? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। ओके। जो इसके बाहर है वो कौन सी चीज है? दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। अगर हम बात करें इसके जो न्यूक्लियर पार्ट वाले की, हमने वो पूरा मुकम्मल किया है। अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ। न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम को कहते क्या है? न्यूक्लियस। उसमें होता क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन्स एंड किसको? एंड न्यूट्रॉन्स को। ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है, इसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो क्या निकलेगा? कौन सा नंबर? न्यूक्लियॉन नंबर, जिसको और क्या कहते हैं? मास नंबर। और क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है। और अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करें, सिर्फ प्रोटॉन्स के नंबर को क्या कहते हैं? अगर हम सिर्फ प्रोटॉन नंबर की बात करें तो इसके लिए कौन नंबर भी है? क्या नाम है इसके लिए? एटॉमिक नंबर। और हमने कहा था कुछ ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? ये वाला कौन सा आइडिया है? आई थिंक दिस आइडिया वाज नोन एज क्या? दिस आइडिया वाज नोन एज आइसोटोप्स। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं भाई। अभी तक क्या नहीं पढ़ा? आई थिंक ये हमने नहीं पढ़ा जी। ये लें, ये आपका अभी तक का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है। जो भी पिछले दिनों इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज में बिजी थे, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि हमने एटम के स्ट्रक्चर में से क्या पढ़ा है? द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। वो अगर अपनी किसी कॉपी के पेज के हेडर पर कुछ लिखना चाहते हैं तो जो भी पिछले दिनों में एंगेज थे, प्लीज वो अपने पेज के हेडर पर ये सारी चीज लिख दें जी, कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। हमने अभी तक ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब जो बाकी लोग हैं उनको मालूम है कि अब हमने क्या पढ़ना है। अब हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम पढ़ना है। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम में क्या क्या होगा, इससे पहले कि मैं उसकी डिस्कशन करूं, आप मुझे बताएं आपने आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है?
हमारे नोट्स में आखिरी बात क्या लिखी हुई है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फर्स्ट। तो आई थिंक हम आगे क्या पढ़ना चाहते हैं? हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ना चाहते हैं। तो आपकी इतला के लिए जरा आखिरी लाइन में से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लफ्ज को अंडरलाइन करें। कौन सा लफ्ज जी? जो नॉर्मल नोट्स जा रहे हैं उन नॉर्मल नोट्स में आखिरी लाइन क्या लिखी है आपने? प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड। कौन सा जी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मेरा जो अगला टॉपिक है, मेरा अगला टॉपिक बनता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है। ठीक है जी। सो देखते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टाइटल देना है या मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम का टाइटल देना है। ठीक है। अब अगर आप पेज के हेडर पे है, अब आप नए वाले हैं पुराने वाले जो भी जनाब साहब, एक काम करते हैं, ये तो नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते यार। पेज के हेडर पे क्या लिखें जी? यहां से स्टार्ट कर लें। पेज के हेडर पे कहां से स्टार्ट करें? सारे के सारे करेंगे जी। अभी जो भी लोग हैं सबके सब अभी जिस भी पेज पर मौजूद हैं उस पेज के हेडर पे चले जाएं। सबके सब पेज के हेडर पे जाएं और वहां लिखें जी हम क्या पढ़ रहे हैं? सर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसे लिखें यार कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो न्यूक्लियर पार्ट है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स जो कि होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आज हमने क्या लिखना है? प्लीज पेज के हेडर पर लिखिएगा ये सब कुछ, क्योंकि नीचे नॉर्मल नोट्स में मैं क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मेरे नॉर्मल नोट्स की हेडिंग है। पेज के हेडर पर क्या हेडिंग है? पेज के हेडर पर ये लिखिए जी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। मुझे एक बात बताएं, न्यूक्लियर पार्ट को आपने कहा न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को क्या कहेंगे? शेल्स। क्या कहेंगे जनाब? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसके लिए नाम क्या है जी? शेल्स नाम है। अच्छा, सिर्फ शेल्स नाम नहीं है, एक और नाम भी है, ऑर्बिट्स नाम भी है। शेल्स या ऑर्बिट्स उसका नाम है। और उसके अंदर होता है क्या? उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हेलो जी। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसको क्या कहते हैं? शेल्स, या फिर क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। उसके अंदर होता क्या है? सर जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पेज के हेडर पे लिख दीजिए। ये बात अपने पेज के हेडर पे लिख दीजिए। शमाज आप एक काम कर लें, कोई 3-4 पेजेस छोड़ दें यार। अपने साथ वाले की कॉपी चेक कर लो, देख लो कितना मिसिंग है, उतने पेजेस छोड़ देना जितना आपका मिसिंग है। बच्चों प्लीज सुन लीजिए, जिन जिनका कुछ मिसिंग है वो अपने साथ वाले की कॉपी चेक करें, वहां से देख लें कि आपके नोट्स और उसके नोट्स कहां से ब्रेक हो रहे हैं, कितना बीच में गैप बनता है। प्लीज उतने पेजेस छोड़िएगा। पेज के हेडर पे जहां मर्जी लिख दें, लेकिन पेजेस उतने लाजमी छोड़ दीजिएगा। ठीक है। बाद में अपने नोट्स लाजमी इस सैटरडे संडे को कंप्लीट करना है। अच्छा देखिए जनाब क्या हो रहा है। अब मैं एटम के दूसरे फेज में जा रहा हूं। अभी से पहले तक हमने एटम का कौन सा फेज डिस्कस किया? उसके बिल्कुल सेंटर वाला। उसके बिल्कुल सेंटर वाले में क्या कहानी चल रही थी उसके बारे में जो कुछ है मैंने सब समझा दिया है। सब कुछ आई थिंक मैंने समझा दिया है। और क्या रह गया है? क्या रह गया सर? एटम के सेंटर की जगह तो हो गई है, एटम के बाहर का काम रह गया है। सेंटर में क्या था, क्या नहीं था, क्या मसला था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उसका टेस्ट भी हो गया है। और क्या होगा इंशाल्लाह कल, मुझे लगता है हम उस टेस्ट की प्रॉब्लम्स भी होपफुली कल तक वो चेक भी हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स भी मैं करा दूंगा। अच्छा अभी जब हम अगले पार्ट पे जाते हैं, नाम क्या रखा है हमने उसका? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। मतलब क्या इस बात का? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक है न्यूक्लियर, एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अली कौन है? जाइए प्लीज दे दीजिए। न्यूक्लियर से हटकर देखें, अंग्रेजी के वर्ड को फॉलो कीजिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, व्हाट इज मीन बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर? न्यूक्लियस से अलावा, न्यूक्लियस से हटकर जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? जिसको हम आउटर हिस्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको हम आउटर हिस्सा भी कहते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियस से हटकर हिस्सा है उस हिस्से में है क्या?
उस हिस्से में क्या है सर? वहां पर शेल्स हैं या फिर क्या है? ऑर्बिट्स हैं, जिनके अंदर क्या है? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है ये तो आपको पता है या नहीं पता? इलेक्ट्रॉन के साथ आपने कुछ दिन पहले जब टेबल पढ़ा था, अगर आप उस टेबल में जाएं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? क्या चीज है इलेक्ट्रॉन? सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या जनाब साहब? इलेक्ट्रॉन, इधर ध्यान दीजिए बाकी लोग, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसमें किसी को मसला है? किस किस्म का चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भी आपके टेस्ट में आया होगा सर। वो एक रिलेटिव चार्ज क्या है उसका? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। किस किस्म का मास है उसका? ये भी आपके टेस्ट में आया होगा। बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? बहुत कम है। आई थिंक किसी में एक सवाल था कि बेरिलियम में, क्या पता नहीं बोरॉन में, कि एटम में कौन सा पार्टिकल है विद द लोएस्ट मास? था कोई सवाल? कौन सा वाला है वो? दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसका लोएस्ट मास है। ठीक है, अब किसी ने सही लिखा है कि किसी ने गलत लिखा है, ये गुस्सा कागज बना उतारिएगा, घर जाके ना खुद को ऐसे मरोड़ दीजिएगा, ऐसे 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 कर रहा है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आपको इससे मैं माइंड नहीं करूंगा। जिसने इस्लामियात पाकिस्तान चीज का पेपर दिया है उनके इस टेस्ट में बख्शिश है। ठीक है, अगले टेस्ट में बख्शिश नहीं है आपको। ठीक है, चलें, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। बल्कि पहले वाले में कहीं पे कोई टेबल फिल करना था, क्या उस टेबल में इलेक्ट्रॉन का मास लिखना था या लिखा हुआ था? आई थिंक पहले से लिखा था। कितना लिखा हुआ था? तो हमें मालूम है कि उसका मास क्या है। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रॉपर्टी सारी पता है कि उसकी चार्ज कैसा है, उसका मास कैसा है, उसकी पोजीशन हमें ये भी पता है। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़ा हुआ है भाई? इट्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल, वी नो दैट. इट्स अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वी नो दैट. इट्स मास इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लो. इनफैक्ट कितना लो? इतना कि हम उसको निग्लिजिबल कह सकते हैं एज कंपेयर्ड टू क्या? एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसके मुकाबले में क्या चीज है? बहुत ही लाइटर इन मास है. अच्छा, रहता किधर है? इसकी पोजीशन क्या है? क्या इसकी पोजीशन इनसाइड द न्यूक्लियस है? नो. क्या इसकी पोजीशन है? सर इसकी पोजीशन है आउटसाइड द न्यूक्लियस. किधर? इन द शेल्स और इन द ऑर्बिट्स, जहां पर ये स्टेशनरी होते हैं. नो. क्या करते हैं सर? ये वहां पर घूमते हैं. क्या करते हैं? किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? शेल्स के इर्द गिर्द नहीं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं. ठीक है, अब जब ये घूमते हैं तो इनके घूमने को, इनकी मूवमेंट का नाम क्या रखा है हमने? इनकी मूवमेंट का नाम क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन. क्या? जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड क्या? अराउंड द सन. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड क्या? ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. तो जिस रास्ते पर वो ऑर्बिट करते हैं, क्या करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, जो वो पाथ अडॉप्ट करते हैं, जो पाथ फॉलो करते हैं, उस पाथ फॉलोड को क्या कहते हैं? उस रास्ते को या ऑर्बिट कहते हैं या उस रास्ते को शेल कहते हैं. ऐसा नहीं है कि सेंटर में कोई डब्बा है न्यूक्लियस, उसके बाहर कोई गोल गोल पाइप्स हैं और पाइपों के बीच में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. बस इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते को ट्रेवल करते हैं, जिस रास्ते को फॉलो करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते का नाम क्या है? उस रास्ते का नाम है शेल. ठीक है, ओवरऑल रास्ते का नाम शेल भी और ऑर्बिट भी हम उसका नाम रख सकते हैं. हमें असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो क्या है कि कितने शेल्स हैं. पहले क्या समझना है? एटम के अंदर शेल्स कितने हैं. फिर क्या समझना है? किस किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. क्या समझना है जी? किस किस शेल में कितने कितने. अब इस कहानी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या है आपको पता है, करता क्या है ये भी आपने कहीं लिखा हुआ है. ठीक है, शेल्स का लफ्ज पहले भी कहीं आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ऑर्बिट्स का लफ्ज पहले भी आपने इस्तेमाल किया हुआ है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस का लफ्ज भी आपने क्या पता टेस्ट में भी इस्तेमाल हुआ हो. ठीक है, लेकिन टेस्ट में क्या नहीं आया? ये नहीं आया कि पहला शेल क्या होता है, दूसरा शेल क्या होता है, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये आखिरी शेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो ये बात हमने अभी तक नहीं की है. इस सारी बातों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं जनाब साहब?
तो असल हमारा टॉपिक जो है, जो आप नॉर्मल नोट्स में बनाएंगे, प्लीज नॉर्मल नोट्स पे जाइए, जहां पे अपना हेडिंग क्या दीजिए, सर जी हमारा टॉपिक है, जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले अंडरलाइन किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेलो जी, ये हमारा टॉपिक है। इसमें दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है इलेक्ट्रॉनिक और एक लफ्ज है कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, प्लीज गौर से सुनिए। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक? कहां से निकला है सर? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स में से निकला है लफ्ज। दिस वर्ड इज फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर करना, व्हाट इज कॉन्फ़िगर? क्या करना? अरेंज करना। लाइक कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या करना? उसको अरेंज करने को, अब अरेंज करना नॉर्मल अंग्रेजी है, कॉन्फ़िगर करना थोड़ी सी कोई एडवांस अंग्रेजी होगी, ठीक है। तो इसका इस वर्ड का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट। तो बुनियादी तौर पर व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली। किधर? इन एन एटम में। किधर? इन द शेल्स ऑफ एन एटम। आई थिंक मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? इट इज द क्या? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखें, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम एक वो सर उसामा से पूछना, कोई फिजिक्स की एक उनके पास शीट थी कोई शेप्स वाली, वो बनी हुई है कि नहीं बनी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ एन एटम। ठीक है जी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ एन एटम। अब यहां पे आप एक बात पर गौर कीजिए, मुझे इसमें से क्या लफ्ज सिखाना है? इट इज द अरेंजमेंट, वो तो सिखानी ही सिखानी है। किस किस्म की अरेंजमेंट है ये सिखाना है। ऑफ क्या? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्या? इन द शेल्स ऑफ एन एटम। ओके, मुझे बात बताएं, एटम के मतलब में किसी को प्रॉब्लम है जी? जो एटम का मतलब में किसी को प्रॉब्लम है? नो। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इसके मतलब में किसी को प्रॉब्लम है? नो। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है, ठीक है। इवन हमें तो ये भी पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने भी आदि पढ़ी हुई है, ये भी कहीं टेस्ट में था कि इन अ न्यूट्रल एटम क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही। क्यों भाई? क्योंकि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने होंगे प्रोटॉन्स उतने ही होंगे। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन की बातों के बारे में सब कुछ पता है, सिर्फ क्या नहीं पता सर जी, हमें ना उसकी अरेंजमेंट नहीं पता। ये हमारा टॉपिक है। अब वो अरेंज्ड है किधर? इन द शेल्स। तो पहले तो सीखो यार ये शेल्स क्या होता है। शेल समझ आ गया तो अरेंजमेंट भी का मतलब भी समझ आ जाएगा। शेल्स के साथ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दिस शेल्स? मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला? व्हाट आर शेल्स? दे आर पाथ्स। मतलब वैसे तो इनका नाम ऑर्बिट्स भी है, दे आर आल्सो नोन एज ऑर्बिट्स, बट व्हाट आर दे? दे आर द पाथ्स फॉलोड बाय व्हाट? बाय द इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन व्हाट दे डू? व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो काम करेंगे जी, शेल्स का लफ्ज लिखिए। दे आर, व्हाट आर शेल्स? शेल्स आर the pathways, they are the pathways along which electrons, they are the pathways along which electrons revolve around the nucleus। ये लो जी, क्या जुमला लिखा मैंने? हाँ जी, अब रास्ता तो असल में है, हम लाइन लगाएंगे तो वो लाइन होती नहीं है, वो लाइन तो हम ड्रॉ करेंगे, इस रास्ते को फॉलो करेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं जी अगर मैं लाइन लगा दूं तो हाँ लाइन इमेजिनरी है, लेकिन असल में तो रास्ता असल है ना, तो हम वो पाथवे को लाइन बोल देते हैं। पाथवे की जो लाइन लगा देते हैं, लाइन को हम शेल बोल देते हैं। इसमें देयर इज नथिंग एज सच एज इमेजिनरी, ठीक है। हाँ लाइन लगाओ तो लाइन इमेजिनरी लाइन है, बट वहां पे असल में क्या हो रहा है?
असल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब असल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन्होंने बोला एक प्रिंट करके मुझे पहले दे दीजिएगा। इनके लिए कुछ जगह ढूंढे जी, कहां पर चेयर खाली है, वहां से चेयर एक आगे ले आओ बेटा, है वहां पे, वहां चले जाओ, चले जाओ बेटा, आगे जाने दें इनको जरा प्लीज। सुनो जी, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, गौर से सुनेंगे क्या समझा रहा हूं जी। शेल की बारे में कुछ बता रहा था कि शेल किसको बोलते हैं, पाथवे को बोलते हैं, पाथवेज अलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अच्छा एक और लफ्ज लिख दिया मैंने, क्या लफ्ज लिख दिया, रिवॉल्व। ये रिवॉल्व होने का मतलब क्या है जी, रिवॉल्व होना कौन सा मोशन है, रिवॉल्व होना एक सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है, सर्कुलर भी है, एक और लफ्ज बोलेंगे इसको ऑर्बिटल मोशन। रिवॉल्व करने के लिए एक और लफ्ज क्या है, ऑर्बिट। क्या लफ्ज है जी, रिवॉल्व करने के लिए एक और लफ्ज भी हो सकता है, रिवॉल्व करते हैं या ऑर्बिट करते हैं। They are the pathways along which electrons revolve around the nucleus। तो चूंकि रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करने के लिए एक लफ्ज क्या है, ऑर्बिटल मोशन, या सिंपल लिखते हैं ऑर्बिट लिख दें जी, ऑर्बिट लिख दें। इन ऑर्बिट्स को हम अज्यूम क्या करेंगे, सर्कुलर। कैसे अज्यूम करेंगे जी, दीज ऑर्बिट्स आर अज्यूम टू बी, ठीक हो गया मैम, नहीं ये तो पुरानी वाली है, मैंने चेंज करवाई हुई है, सर उसामा से मैंने चेंज करवाई हुई है, ही नोज इट। उन्होंने बोला सर उसामा को मैंने कुछ बोला है चेंज करने के लिए, उनसे पूछना जरा प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कुछ लिख दिया हमने, कुछ आगे कुछ लिख दिया। अच्छा हमने कहा जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हाट, इन द शेल्स ऑफ एन एटम। शेल्स क्या है, पाथ्स अलोंग व्हिच व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन विल क्या, अब जरा इमेजिन करें, क्या इमेजिन कर रहे हैं कि सर जी दरमियान में क्या है, दरमियान में है कौन है जी, न्यूक्लियस है, इधर बाहर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, वो इसका तवाफ कर रहा है, उसको क्या कर रहा है जी, इसको ऑर्बिट कर रहा है, इसको इसके अराउंड रिवॉल्व। तो असल में क्या इमेजिनेशन डेवलप होती है, जैसे कहीं छठी सातवीं में अगर आपने ये प्लैनेटरी मोशन को देखा है, कहीं सोलर सिस्टम अगर आपने देखा है, तो वहां सोलर सिस्टम में क्या है, दरमियान में सूरज है, उसके इर्द गिर्द क्या है, वो एक तस्वीर आती है ना दिमाग में कि सर जी सारे और प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं, 8 एक प्लैनेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना उनका क्या है, अपना अपना उनका एक ऑर्बिट है, एक रास्ता है जिस पर वो ट्रेवल करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक रास्ता है, जिस रास्ते में वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। अब यहां क्या सीन है, यहां क्या पता किसी एक रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, क्या पता किसी एक रास्ते में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ये तो अब रास्ता जब हम बनाएंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे कि किस किस रास्ते में कितनी स्पेस अवेलेबल है, ये वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, या क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पहली बात जो मैंने आपके सामने लिखी है शेल्स के बारे में, क्या, पाथवेज अलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व करने का मतलब है ऑर्बिट, तो ऑर्बिट को क्या तस्वर करूं, इस पाथवे को क्या बोलूं, एक लफ्ज पाथवे भी था वैसे, जब लफ्ज एक लफ्ज पाथवे एक लफ्ज रिवॉल्व है, रिवॉल्व से निकला ऑर्बिट, तो पाथवे कैसा होना चाहिए, पाथवे शुड बी सर्कुलर होना चाहिए। आई थिंक मैं यहां पे पाथवे को कहूंगा अज्यूम टू बी सर्कुलर, बल्कि सिंपल लिखें सर्कुलर इन शेप। अच्छा पाथवे का लफ्ज है, रिवॉल्व का लफ्ज है, ऑर्बिट का लफ्ज है, सर्कुलर इन शेप का वर्ड है। और अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें जी, एनीवन, नहीं आगे चलते हैं। कौन कौन से लफ्ज हो गए, शेल, शेल को क्या बोला, पाथवे along which electrons will revolve around the nucleus, revolve मतलब orbit around the nucleus, orbit मतलब in circular path। अब आप उसको शेल बोलें, सर्कुलर पाथ बोलें, ऑर्बिट बोलें, क्या बात होगी, सर एक ही बात होगी। तो शेल का लफ्ज, ऑर्बिट का लफ्ज, सर्कुलर पाथ का लफ्ज, किसी को मसला इस बात से, ठीक है जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं। असल में मॉडल तो 3 डायमेंशनल ही है, मतलब जैसे हम वो फिजिक्स में आपके सामने पढ़ रहे हैं कि एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है जो कि प्लेन फिगर होती है, और एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। तो एटम कोई 2 डायमेंशनल चीज तो नहीं है, एटम 2 डायमेंशनल है नहीं, एटम क्या होगा, 3 डायमेंशनल चीज है। लेकिन हम ड्राइंग जब बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे, हाँ अब हम ड्राइंग कैसी बनाएंगे,
ड्राइंग हम 2 डायमेंशनल बनाएंगे तो होगा वो सफेयर, लेकिन हम शो क्या करेंगे? सर्कल। यू गेट माई पॉइंट? आई एग्री विद दिस फैक्ट कि एटम जो है वो एक 3 डायमेंशनल चीज है, लेकिन एक बात याद रखिए, तो मुझे यहां पे सर्कल नहीं क्या कहना चाहिए था? सफेयर कहना चाहिए था, लेकिन मैं वो मॉडल आपके दिमाग में डेवलप नहीं करूंगा। मैं इस तस्वीर का, इस एटम का जो 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ओ लेवल में और ए लेवल में फर्क ही क्या है? ओ लेवल की क्लास में एटम का कौन सा पिक्चर दिमाग में डेवलप किया जाता है? द 2 डायमेंशनल वर्जन, लाइक सर्कल वाला वर्जन। ए लेवल में क्या किया जाता है? ए लेवल में एटम का कौन सा वर्जन प्रेजेंट किया जाएगा? द 3 डायमेंशनल वर्जन। ठीक है, वहां मैं आपके दिमाग में थोड़ी दही बनाऊंगा, ठीक है, और वो जब आप ए लेवल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इतना आसान काम नहीं था जितना हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। लेकिन ओ लेवल का मतलब आपको पता है, ओ फॉर ऑर्डिनरी लेवल, ए फॉर एडवांस लेवल। तो ऑर्डिनरी लेवल पर मैंने उसका एक्चुअल 3 डायमेंशनल शेप नहीं पढ़ाना, मैंने उसका क्या पढ़ाना है? एक ऑर्डिनरी 2 डायमेंशनल पिक्चर दिमाग में डेवलप करने की कोशिश करनी है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि अपने दिमाग में कौन सी पिक्चर डेवलप करें? जो 2 डायमेंशनल पिक्चर मैं डेवलप करूंगा वो वाली। अब वो 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है, हमें तो इस बात को भी किधर सीख रहे हैं हम? ये वाली बात हम हमारे फिजिक्स के लेक्चर में चल रही है। हमें तो सही तरह उसका भी 2D और 3D का मीनिंग भी नहीं पता। तो जब मीनिंग ही सही तरह नहीं पता तो मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप तो कभी भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मुझे 2 डायमेंशनल शेप्स आपको भी आसानी से बन जाएंगी, मेरे से भी आसानी से बन जाएंगी, आपको समझ भी आसानी से आ जाएगी, मेरे से समझाना भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 2 डायमेंशनल पिक्चर पर जाएंगे और वो सर्कल बनाएंगे, सफेद नहीं बनाएंगे, सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, सो जो मैं बताना चाहता था वो क्या है कि आपके दिमाग में क्या पिक्चर होनी चाहिए कि सर कोई ना बिल्कुल सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द एक शेल है, वो शेल असल में क्या है? एक रास्ता है, वो रास्ता असल में क्या है? एक ऑर्बिट है, और उसकी शेप क्या है? सर्कुलर है। उसमें है क्या? उसमें है इलेक्ट्रॉन्स। कितने जी? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या एक ही रास्ते में सारे इलेक्ट्रॉन? अब एक नया सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एक ही, जैसे न्यूक्लियस में कहा था, न्यूक्लियस तो एक ही है ना, इधर ध्यान देंगे बेटा, न्यूक्लियस कितने हैं? एक ही होता है, तो उसके अंदर ही सारा, उसके अंदर ही क्या होता है? उधर ही होते हैं सारे प्रोटॉन्स और सारे, या उसकी भी कोई कन्फिगरेशन होती है? न्यूक्लियस की कन्फिगरेशन पढ़ी नहीं सर जी, बस वो न्यूक्लियस के अंदर ही सब होता है। कैसा होता है? चिपका होता है सारा, सब के सब। कैसे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सारे के सारे न्यूक्लियस में कैसे होते हैं? ये पढ़े सर, आपस में इकट्ठे जुड़े हुए चिपके हुए होते हैं, ये पढ़ा हुआ है ना। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन है? क्या इलेक्ट्रॉन्स को चिपका हुआ पड़ा है? क्या इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पे स्टेशनरी पड़ा है? इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते हैं, वो तो मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं? जिस रास्ते में वो मूव करते हैं उस रास्ते का नाम क्या है? शेल या ऑर्बिट या कोई सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब सवाल अगला ये है, क्या एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट शेल होता है? 2 सवाल है। पहला सवाल क्या बोले, क्या एक ही शेल होगा और उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ या ना जी? कहीं ना कहीं कुछ तो पड़ा ही होगा। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अगला सवाल, क्या हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग शेल होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे अगर हम उधर देखें प्लैनेटरी मोशन के अंदर, वहां पे हर प्लैनेट का क्या है? हर प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट है, हर प्लैनेट का। तो क्या आपको यह फीलिंग आएगी कि यहां हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट होगा? नहीं जनाब साहब, यहां हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट नहीं होगा। ठीक है, यहां एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन होगी। क्या कन्फिगरेशन होगी? ठीक है, वही तो हमने समझनी है। टॉपिक का नाम इसीलिए तो क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपने अरेंजमेंट सीखनी है, तो अरेंजमेंट कैसे होगी? गौर से सुनिए। आई थिंक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एक शेल्स होंगे। कितने होंगे? ठीक है, क्या होगा जी? 4 शेल्स होंगे, और उन शेल्स में क्या होगा? ठीक है, पहले शेल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, तीसरे शेल में भी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। आई थिंक हमने क्या चीज सीखनी है? हमें पता होना चाहिए शेल्स का मीनिंग क्या था, वो तो पता कर लिया।
अब पहली बात मैं लिखूंगा देयर आर क्या, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स विद डिफरेंट कैपेसिटीज इन एन एटम। किसी भी एटम, अच्छा एक और बात है, क्या हर एटम में 4 शेल्स होंगे? नहीं, किसी में 1 शेल होगा, किसी में 2 शेल होंगे, किसी में, अच्छा क्या हर शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं, किसी में मैक्सिमम 2 होंगे, किसी में मैक्सिमम 8 होंगे, किसी में मैक्सिमम पता नहीं कितने होंगे। तो आई थिंक मुझे जो अगला जुमला लिखवाना है वो क्या लिखवाना है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स विद डिफरेंट कैपेसिटीज इन एन एटम। देयर आर क्या जी, देयर आर different number of shells with different number of electrons there are different number of shells with different number of electrons in an atom। अच्छा अब इस जुमले को देखते हैं जी। यहां मैं क्या समझाना चाहता हूं, यहां मैं समझाना चाहता हूं कि किसी भी एटम में क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स होंगे, या 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, जिसमें क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है डिफरेंट कैपेसिटी होगी। क्या होगा, हर शेल की जो डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स हैं, हर शेल की क्या होगी, ईच शेल विल हैव, ईच शेल हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी में मैक्सिमम कितने आएंगे, 2, किसी में मैक्सिमम कितने आएंगे, 8। ठीक है, तो क्या करें, हमें एक काम करें, एक और नोट लिखवाऊंगा जी मैं, डिफरेंट शेल्स विल हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। ठीक है, अगला नोट लिखें जी। इसी बात का एक और वर्जन क्या है, डिफरेंट शेल्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। हेलो जी, डिफरेंट शेल्स विल हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है, इसका भी बड़ा मतलब है जी। डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट कैपेसिटीज। ओके, कौन सा शेल, लेट मी टेल यू, पहला शेल, कौन सा शेल जी, पहला शेल। पहले शेल का नाम क्या होगा, के शेल। एग्जैक्टली, क्या नाम होगा जी, पहले शेल का नाम रखेंगे हम के शेल। और पहले शेल की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एलो जी, क्या सीन है जनाब, हमने कहा डिफरेंट शेल्स विल हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। तो पहले शेल में, वैसे पहला शेल होता कौन सा है, जो न्यूक्लियस के क्या होता है, करीब तरीन होता है। ठीक है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल के साथ एक नोट लिखें जी, कौन सा वाला होता है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ओके, जो थोड़ा सा इससे आगे होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड शेल। अगर इसको मैंने फर्स्ट शेल को के बोला है, के बाद क्या था, वैसे बोलना क्या चाहिए था, फर्स्ट शेल को ए शेल, सेकंड शेल को बी शेल, थर्ड शेल को सी शेल, चौथे शेल को, ऐसे होना चाहिए था ना। लेकिन क्या करें, साइंसदानों का भी थोड़ा दिमाग कभी कभार खिसक जाता है। उन्होंने कहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से स्टार्ट किए, के से, KLMN। पहले को क्या बोलते हैं, के, दूसरे को क्या बोलते हैं, L, तीसरे को क्या बोलते हैं, M, चौथे को क्या बोलते हैं, N। सो यू नो व्हाट, पहले वाले का हो गया के शेल, दूसरे का नाम क्या है, M शेल, तीसरे वाले का नाम क्या है, M के बाद N, सॉरी उल्टा नहीं, KLMN, सॉरी, के के बाद क्या आता है भाई, L आता है ना।
या ABC भी मुझे दोबारा ठीक करनी पड़ेगी, मेरी खुद की खराब है। ABCDEFGHIJK के बाद LMNOP हाँ जी L फिर MN हेलो जी। सो मैं यहाँ पे आपसे 4 शेल्स की बात करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, KLMN, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। K शेल में कैपेसिटी कितनी रखी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। K के बाद क्या था यार, ये L शेल आता। L शेल की कैपेसिटी कितनी है? इट्स कैपेसिटी इज मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी जनाब? इसकी है मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके जनाब। जो थर्ड शेल है जिसका नाम है M शेल, इसकी कैपेसिटी कितनी है जी? इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। कितनी जनाब? किसने, वो बच्चा मुझे बोल रहा था 18, आपने 18 बोले? किस किस के दिमाग में 18 का लफ्ज है? किस किसने 18 सुना है? एक बच्चे ने तो 18 बोल दिया, 2 और जी, और किसी ने सुना? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों एक काम करेंगी, रेगमाल पकड़ेंगी, आपके दिमाग के ऊपर जहां पे 18 लिखा है उसको ना रगड़ देंगी। ऐसे ऐसे कैसे? जोर से उसको रगड़ दें और अपने दिमाग से क्या उतार दें? देयर इज नो नंबर एज 18 इन दिस चैप्टर। कोई ऐसा 18 वाला लफ्ज नहीं है। ये 18 का लफ्ज ए लेवल में आएगा और ए लेवल में भी बड़ी मुश्किल से आएगा। ठीक है। ओ लेवल में क्या सीन है जी? सिंपल सा सीन है। पहले की कैपेसिटी 2, दूसरे की कैपेसिटी 8, तीसरे की कैपेसिटी 8, चौथे की कैपेसिटी बच्चे जितने रह जाए सारे डाल दें उसमें। उसकी मैं कैपेसिटी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है। मैं आपको जितना हमारा लेवल है उतनी बात करूंगा। ठीक है। किसी बच्चे ने 18 बोला है और मैं उस बच्चे से क्या चाहता हूं? बेटा ऑर्डिनरी लेवल पर 18 का नंबर बिल्कुल गलत नंबर है। किसी भी टीचर ने आपके सामने 18 इस्तेमाल किया है वो ओ लेवल के टीचर ही नहीं है, या तो वो ए लेवल के टीचर हैं। ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां टीचर ही नहीं है, वो कोई ए लेवल की बात बता रहे हैं। ठीक है। जिस बारे में उनको ये नहीं पता कि ये बात ओ लेवल के बच्चे के सामने कर ही नहीं सकते। ये बात ए लेवल को समझाना इतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ओ लेवल में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ना मेरे नोट्स में होगी, ना सिलेबस में होगी, ना किसी टेस्ट में होगी, ना वर्कशीटों में होगी, ना किसी पेपर में होगी। पिछले जितने भी 50 सालों के पेपर उठा के देख लें, किसी भी पेपर में किसी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सवाल कभी भी नहीं पूछा गया। ठीक है। क्या पूछा जाता है? पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, तीसरे में भी कितने? तीसरे में भी मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लिखिए आप। ठीक है। अब चौथे में क्या उसकी कैपेसिटी है मैं वो बताना तो नहीं चाहता, मैं बस इतना बता देता हूं कि अगर कभी आपने चौथे की कॉन्फ़िगरेशन भी की तो जितने रह जाएं सारे उधर डाल दीजिएगा। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैं यहां से आगे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। मैं यहां से आगे जाऊंगा ही नहीं, और अगर मुझे यहां से आगे जाना पड़ा तो मैं ए लेवल में जाऊंगा। ठीक है जी। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हम एएस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और उस एएस लेवल की केमिस्ट्री में अगर आपने कोई और इससे भी ज्यादा एडवांस बात सुननी है तो वहां आजकल इसका अगला एडवांस वर्जन हम सीख रहे हैं। उधर भी किसी ने क्या सुन लिया, किसी ने कहा सर 8 होते हैं, तो किसी ने कहा 18 होते हैं। तो अब हमारी 1 हफ्ते से लड़ाई चल रही है वहां पे। क्या लड़ाई चल रही है कि यार ये 8 वाले लोग ठीक हैं कि 18 वाले लोग ठीक हैं। ठीक है। तो 18 तो अभी मेरा ए लेवल में भी नहीं आया, चैप्टरों का खत्म होने वाला है। ठीक है। 18 का जिक्र मैंने अभी ए लेवल में भी नहीं किया। आज के लेक्चर में या शायद कल के लेक्चर में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे जिक्र कर लेंगे। ओ लेवल में तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्या कैपेसिटी थी पहले में? 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में कितने? जितने रह जाए वो डाल दीजिए। इसमें किसी को मसला है? इसके लिए एक नाम रखा है उन्होंने, पता क्या नाम है? पहले वाले शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। इसके लिए उन्होंने एक नाम रखा है डुप्लेट। क्या? डुप्लेट। डुप्लेट मतलब कोई डुप्लेट, दो प्लेट, 2। ये डुप्लेट का लफ्ज कहां से? 2 से निकला है। ठीक है जी। तो ये 2 प्लेट हैं कि 2 प्लेट हैं कि 2 भी हैं? ये 2 है, इसका मतलब क्या है? 2। ठीक है जी। ये जो अगले वाले का नाम क्या है? ऑक्टेट। ऑक्टेट 8 से निकला है। ऑक्टेट में भी टी है और 8 में भी टी है। ठीक है। ये खैर ये वाला वो नहीं है, टी वाला नहीं है। ऑक्टागॉन या ऑक्टाहीड्रल
या ऑक्ट का लफ्ज ही किसके लिए होता है? अब ग्रीक में होता है कि रोमन में होता है कि पता नहीं लैटिन में होता है? दिस ऑक्ट का वर्ड ही क्या है किसके लिए? ग्रीक में बस होता होगा। ग्रीक में ऑक्ट को 8 कहते होंगे। अगले वाले को भी क्या बोलते हैं जी? ऑक्टेट। पहले वाला जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है उसका नाम क्या है जी? डुप्लेट उसका नाम है। फिर अगले वाला जिसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है उसका नाम क्या है जी? ऑक्टेट उसका नाम है। क्या नाम है जी? ऑक्टेट उसको बोलते हैं। खैर अगर आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग जरा सुनिएगा जनाब साहब, किस किस्म की होगी और किस किस्म की नहीं। देयर यू गो जी। बिल्कुल सेंटर पर क्या होता है? इधर जी, एटम के बिल्कुल सेंटर पर क्या होता है? हाँ जी सर जी, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो हमने पढ़ लिया सर, वो भी मेरा टॉपिक। वैसे होता क्या क्या है वो? कौन कौन से वाले? न्यूक्लियॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। खैर जो भी, मेरा अभी का टॉपिक क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, शेल्स, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो लो जी, ये है पहला शेल। कौन सा शेल है जनाब साहब? दिस इज फर्स्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर? मैक्सिमम कितने होंगे सर जी? मैक्सिमम 2 होंगे। एक ई इधर लिख देता हूं और एक ई इधर लिख देता हूं। किसी को मसला है इस बात से? है जी। और अगर दूसरा है तो दूसरा शेल किधर है? सर ये लीजिए, दूसरा शेल आ गया। इसमें कितने होंगे मैक्सिमम? 8। तो एक इधर ले लेते हैं, दूसरा इधर ले लेते हैं, तीसरा इधर, चौथा। जब चारों जगह पूरी हो जाएं तो 5वां कैसा होगा? इसको पेयर कर लेंगे। छठे में इसको पेयर अप कर लेंगे, 7वें में इसको पेयर अप कर लेंगे, 8वें में इसको पेयर अप कर लेंगे। हाँ जी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये जो कहानी लिखी है उसके बाद यही तो बनाना है, यही तो बनाना है जी। हाँ मैं तो जैसे कर रहा हूं, पहले अलग अलग 4 जब अलग अलग हो जाए, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में, तो फिर क्या करूंगा? फिर किसी किसी को डबल डबल कर दूंगा। ठीक है। खैर फिर तीसरे वाले में कितने होंगे? उसमें भी 8 होंगे। कैसे? एक में बनाऊंगा ऊपर, फिर एक बनाऊंगा नीचे, फिर तीसरा इधर, फिर चौथा इधर, और अगर 5वां आ गया तो इधर, छठा आ गया तो इसको पेयर अप, 7वां आ गया तो इसको पेयर अप, 8वां आ गया तो इसको पेयर अप। यहां तक किसी को मसला है जी? एनीवन? फैन ऑफ करना है? वो तो ऑफ है। एसी की स्पीड बेटा इसका जरा ठीक कीजिए प्लीज। सारे एसी इसके टेम्परेचर को 20 डिग्री पे ले जाएं, 22 पे ले जाएं। 22 ठीक है बस बेटा। वहां से भी उसको भी 22 पे लेके जाएं। गर्ल्स पीछे वाले के एसी को भी 22 पे लेके जाएं जी। चलें जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू जी पुत्र। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन जनाब साहब। सुने भाई, बातें नहीं करें प्लीज। वो कहते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों रिवॉल्व करते हैं, बाकी कोई रिवॉल्व क्यों नहीं करता? ठीक है, देखें 2 बातें हैं। एक सवाल है वैसे आपसे, ये जमीन ही क्यों रिवॉल्व करती है, सूरज रिवॉल्व क्यों नहीं करता? कोई जवाब आया यहां से? ये निज़ाम है, ये निज़ाम में कुदरत है, ये खुदा के बनाए हुए काम है। हाँ हम अभी सिर्फ काम को क्या कर रहे हैं, हम अभी काम पढ़ रहे हैं, हम अभी काम देख रहे हैं कि कुदरत में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं। यू नो मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? साइंस। व्हाट इज साइंस? स्टडी ऑफ, इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, नेचर में जो ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो जैसी हैं तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेचुरली क्या होता है, अल्लाह ताला ने कुदरत ही ऐसी बनाई है कि जिसमें क्या हो रहा है। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि सर जी ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्यों रिवॉल्व करते हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं वो और न्यूट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व क्यों नहीं करते। तो मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि खुदा ने जितने भी एटम्स बनाए हैं उन एटम्स को किस तरीके से बनाया है, उनको इस तरीके से बनाया है कि उनके सेंटर पर एक न्यूक्लियस रखा है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ रास्ते हैं, जिन रास्तों पर कौन चलेगा, जिन रास्तों पर इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। तो हम उस पूरी शक्ल को देख रहे हैं। अब हम उससे पूछें तुम क्यों मूव कर रहे हो, ठीक है, तो कहेगा भाई ये अल्लाह का हुक्म है, मैं क्या करूं। ठीक है,
अल्लाह के हुक्म के बारे में आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि शायद आपने कभी, अभी मैं इस्लामियात वालों से कुछ पूछ रहा था, शायद कभी एक आयत आपने पढ़ी हो, अल्लाह फरमाता है दुनिया की हर चीज़ मुझे सजदा करती है। पढ़ा है कभी किसी ने? है जी। कुरान में इस एग्जैक्ट तो मुझे वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ये चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन, आसमान, दरख्त, हर चीज़ क्या करती है? हर चीज़ अल्लाह ताला को सजदा करती है। मुझे कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। चांद अल्लाह को सजदा करता है कैसे? जी हाँ, तो हमारे लिए सेट कर रहा होता है, कहीं और से तो राइज कर रहा होता है। जी, अर्थ को रिवॉल्व जो करना है ना, उसका असल में अल्लाह के हुक्म को मानना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सजदा करना। सजदा करने का मतलब जरूरी नहीं है कि वही होगा सर जी वो झुक जाता है। झुकने का मतलब क्या होता है? किसके सामने झुकना चाहिए बंदे को? ये हम जो झुक कर क्या किस चीज का इजहार करते हैं? हम अल्लाह के सामने अपने पूरे जिस्म को झुकाकर किस चीज का इजहार करते हैं? कि अल्लाह हम अब तेरी हर बात मानने को तैयार हैं। क्या करने को तैयार हैं? तेरी हर बात मानने को तैयार हैं। जो तू कहेगा हम वैसे करेंगे। और अगर तू हमें इवन ये भी कह देगा कि अपना पूरे का पूरा जिस्म झुका लो, तो हाँ, जो हम पूरी दुनिया में अकड़ कर चलते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम बदमाशी करते हैं, किसी के सामने अपना सर झुकाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तू कहेगा तेरे सामने हाँ हम पूरे का पूरा सर भी झुका लेंगे, हम पूरे की पूरी बॉडी झुका देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सजदा है कि हम जिस्म को झुका देते हैं। लेकिन जो पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनके सजदे का मतलब पता क्या है? सजदे का जो असल एक्चुअल मीनिंग है वो है अल्लाह ने जो कह दिया उसके सामने कहना है यस सर। क्या कहना जी? उसका गुलाम बन जाना, उसके हुक्म का गुलाम बन जाना, जो उसने कहा उसको बिल्कुल एज इट इज मान लेना। गुलामी दुनिया में किसी की इख्तियार ना करना सिवाय खुदा की। इंसान जो है वो सिर्फ खुदा का गुलाम है, खुदा के अलावा वो किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है, तो खुदा की गुलामी जब आपने कबूल करनी है तो खुदा की गुलामी का मतलब क्या है? खुदा का हुक्म कबूल करना है। उसने अगर हुक्म दिया है सच बोलो, तो सच बोलेंगे तो क्या होगा? ये अल्लाह को सजदा कर रहे हैं हम। उसने हुक्म दिया है कि जी काम करो, हम काम करेंगे तो क्या हो रहा है? ये अल्लाह को सजदा हो रहा है। उसने हुक्म दिया कि जी जो भी काम करो हलाल काम करो, हराम काम मत करो, तो जो भी हलाल काम करेंगे क्या हो रहा है? ये अल्लाह को सजदा हो रहा है। ठीक है, अल्लाह की कोई भी बात मानेंगे तो क्या होगा? अल्लाह को सजदा हो रहा होगा। और हाँ, जो एंड पे बिल्कुल एक जो नमाज, वो कहता है नमाज मोमिन की महराज है। इतनी बातें मानो, इतनी बातें मानो, इतनी बातें मानो, एंड पे क्या हो जाए? अल्लाह कहता है मुझसे मिलने भी आओ। उससे मिलने जाओ तो उससे मिलने का प्रोटोकॉल क्या है? अल्लाह कहता है मेरे सामने सर झुका के मिलो, तो सर झुका के मिलो। वो कहता है पूरी बॉडी झुका के मिलो, पूरी बॉडी झुका के मिलो। वो कहता है पूरे के पूरे नीचे गिर कर मिलो मुझसे, तो ऐसे मिलो। ये पूरा के पूरा नीचे की तरफ गिर कर सजदे करने का मतलब क्या है? अल्लाह जी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं तेरी नहीं मानूंगा। एक बादशाह से मिलने जा रहे हैं ना, बादशाह से पहले कैसे मिलता है इंसान? थोड़ा रिस्पेक्ट से खड़ा होता है। बादशाह ऐसे बैठता है अपने दरबार में, और जो उसके दरबार में जाते हैं वो लोग कैसे आते हैं? वो ऐसे हाथ बांध के जाते हैं। बादशाह बहुत स्ट्रांग हो तो दरबारी क्या करते हैं? ऐसे भी खड़े हो जाते हैं, है जी। अब अगर बादशाह खुदा ताला हो तो इंसान को कैसे कर देना चाहिए? ऐसे कर देना चाहिए, डर के मारे, बिल्कुल ऐसे। और अगर अल्लाह का हुक्म है नहीं, ऐसे भी नहीं, तो फिर बिल्कुल अपने आप को क्या कर देना चाहिए? अपने आप को बिल्कुल ज़मीन के नीचे गिरा देना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरे सामने तो हमारी ये औकात है, तो जो कहेगा हम मानेंगे। तो जो नमाज के हमारे एक्शंस का जो सजदा है वो तो अल्टीमेट सजदा है। अगर कोई मीनिंग उसको समझ के करे खुदा के आगे तो, हाँ हमें बस उठक बैठक करे तो एक अलग फिनोमेना है। ठीक है, उसको समझ के करें तो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें कि जब कभी आपको ये पता चले कि अल्लाह ने कहा ये काम करना है, ये नहीं करना, उसी लम्हे क्या करे बंदा? अपने आप को उसी एक लम्हे के अंदर तब्दील करे, अच्छाई की तरफ लेके जाए, बुराई से हटा ले, तो ये अल्लाह का सजदा है। अल्लाह कहता है कायनात की हर चीज़ मुझे सजदा करती है। अल्लाह ने चाँद को हुक्म दिया कि सूरज के इर्द गिर्द घूमो। पता है कितने करोड़ सालों से वो सूरज, वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है चाँद? एक लम्हे के लिए भी नहीं थका, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं थका। अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया तुम जल कर मरते जाओ, तुम अपने अंदर से आग पैदा करो, जलते जाओ बस। आज तक उसने अल्लाह से ये नहीं कहा
अल्लाह ताला मेरी कब बस होगी, जल जल के काला स्याह नहीं तो लाल सुर्ख हो गया हूँ। कभी उसने कहा है कि नहीं अल्लाह ताला बस नहीं आ रहा, मैं और नहीं जलना चाहता। ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, वो मान ही जा रहा है। ठीक है, ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि घूमो, घूमते रहो, बस अपने एक्सिस पे भी घूमो और सूरज के इर्द घूमो, घूमी जा रही। हर चीज को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह का ये हुक्म इलेक्ट्रॉन भी मानता है। सूरज और जमीन तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो इतनी छोटी सी चीज है अल्लाह ने उसको हुक्म क्या दिया है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमना है तुमने पूरी की पूरी जिंदगी। एटम्स जब से पैदा हुए हैं, कब से पैदा हुए हैं, कब से एटम्स पैदा हुए हैं, जब से यूनिवर्स पैदा हुई है। जब अल्लाह ने कायनात बनाई तो अल्लाह ने मैटर बनाया, अल्लाह ने जो मैटर बनाया अल्लाह ने पार्टिकल्स बनाए, अल्लाह ने जब पार्टिकल्स बनाए तो एटम्स बनाए, एटम्स के अंदर क्या बनाए, तब से अल्लाह ने इनको हुक्म क्या दिया हुआ था, घूमते रहो। ठीक है जी, तब से घूम रहे हैं, पता नहीं कितने अरब साल हो गए हैं, साइंटिफिक ज़ुबान के अंदर 1.4 बिलियन ईयर्स हो गए हैं इस फिनोमेना को। साइंसदान ने कोई अंदाज़ा लगाया है कि यूनिवर्स के बनने में कितने साल हो गए, 1.4 बिलियन ईयर्स। इतने सालों से जो एटम्स अल्लाह ने बनाया वो क्या कर रहे हैं। कभी इलेक्ट्रॉन ने नहीं कहा अल्लाह जी देखें ना प्रोटॉन रेस्ट कर रहा है, मुझे भी रेस्ट दे दें, है जी अल्लाह जी वो न्यूक्लियस इतने मज़े से आराम से अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मैं ही बेचारा पागलों की तरह मेहनत पे मेहनत किए जा रहा हूँ, घूमी जा रहा हूँ, घूमी जा रहा हूँ, घूमी जा रहा हूँ, कोई रेस्ट नसीब नहीं होता। उसने कभी नखरे नहीं किए, कोई ड्रामे नहीं करता वो। ये नखरे और ड्रामे हैं किधर, कौन करता है नखरे ड्रामे, ये हमारी कोई मनहूस आदतें हैं कि हमारे पास नखरे ड्रामे आ जाते हैं कि जी मैं क्यों मेहनत करूं, वो साथ वाला तो मेरा मेहनत करता ही नहीं है। ठीक है जी, मेरे वो तो बिल्कुल ऐशियाँ, मेरे फलाने कज़न तो पार्टियाँ करते रहते हैं, हम क्यों मेहनत करें। ठीक है, तो इंसान बड़ा अजीब व गरीब सा है। अल्लाह कहता है ये मैंने क्या अजीब व गरीब सी चीज़ बना दी है। ठीक है, वैसे अल्लाह कहता है बड़ी कमाल की मैंने बनाई है, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम द होल यूनिवर्स। ठीक है, और बनाने के बाद पहले अल्लाह कहता है, अल्लाह खुश भी होता है कि यार मैंने को बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है, ये बड़ी यूनिक चीज़ है ये। ठीक है, फिर अल्लाह कहता है हाँ अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चलता रहूँगा। तुमने अगर बाकी सारों को, किसी को अपना बादशाह ना समझना, किसी की गुलामी ना करना, किसी को अपने से ऊपर ना समझना। ठीक है, पूरी दुनिया के साथ तुम लड़ाई कर सकते हो, मतलब पूरी दुनिया में से किसी की बात नहीं माननी, मत मानना, सिर्फ एक काम करना, बस मेरी बात मानना। हाँ अगर मैं कह दूं कि उसकी मानो तो फिर मान लेना, मैं कह दूं कि अम्मा अब्बा से रिस्पेक्ट करना तो करना, मैं कह दूं कि उस्तादों की भी बात मानना तो मानना, मैं कह दूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना तो करना, मैं कह दूं कि शैतान से नफरत करना तो नफरत करना, मैं कह दूं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो मान लेना कि तुम्हारा दुश्मन है, खुद उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करना। ठीक है, वो एंड पे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। कब पता चलेगा, जब तुम्हें अपने साथ दोज़ख लेके जाएगा वो। ठीक है, खुद तो वो मरेगा मरेगा, तुम्हें भी लेके डूबेगा। क्या कहता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये डायलॉग जिंदगी में दुनिया में कई दफ़ा किसने बोला था, ये डायलॉग शैतान का डायलॉग है भाई। हम जो इतने फख्र से बोलते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तो उनको भी ले डूबेंगे, ये शैतान ने बाबा आदम को बोला था भाई मैं तो डूब रहा हूं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा अभी मैं। और क्यों, उन्होंने तेरी वजह से डूब रहा हूं। वो आदम की वजह से क्यों डूब रहा है, वो कहीं आपस में कुछ जेलसी शैलसी का मसला स्टार्ट हो गया, कोई मुसीबत स्टार्ट हो गई, उन्होंने कहा जी अब मैं तो डूबूंगा तुझे भी डूबूंगा। आदम ने कहा नहीं मुझे तो तू नहीं डुबो सकता। उन्होंने कहा चल तू नहीं डूबेगा, तेरी औलाद में से तो कोई ना कोई मेरे टाई चढ़ेगा ना, है वो हम में से पता नहीं कितने कितने उसके टाई चढ़ते हैं। ठीक है, वो हमें लेके डूबेगा भाई, तो कोशिश करें उससे क्या करें, पूरी की पूरी यूनिवर्स में देयर इज़ ओनली वन पर्सनैलिटी, बड़ी कोई शैतान पर्सनैलिटी, शैतान रजीम पर्सनैलिटी है जिसने अल्लाह का कहा नहीं माना। ठीक है, और अल्लाह भी बड़े कमाल का है, इतने कमाल का है, इतने कमाल का है, उसको ढील दे दी, उसको छोड़ दिया है। ठीक है, कब तक छोड़ा है? वो एक और डायलॉग है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आएगी। ठीक है जी, तो अल्लाह कहता है मुझसे बड़ा तो सेकुलर ही कोई नहीं है। उन्हें क्या कहा, उन्हें कहा तुमने गुस्ताखी कर ली, अल्लाह चाहता उसी लम्हे उसको क्या करता, उसी लम्हे उसको सजा देता। अल्लाह ने कहा नहीं, एक नया प्रोटोकॉल है, तू अपनी आजमाइश कर ले, अपने आप को चेक कर ले, जितने बंदे तेरी कैपेसिटी में आते हैं, ये जो मैंने इंसान बनाए हैं, मैं इनको ना वो करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, छांटी करना चाहता हूँ इनकी, इनमें से अच्छे बुरे अलग अलग करना चाहता हूँ। ठीक है,
तो उनके साथ कर ले, अगर जो तेरे जैसा निकला तो हाँ बस तुझे अकेला नहीं डालूंगा। तेरे इन सारे पैरोकारों को जो तेरी बात मानेंगे, जो तेरे कहने पर चलेंगे, जो तेरे रास्ते पर चलेंगे, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, जो लड़ाइयाँ करेंगे, जो गालियाँ निकालेंगे, जो नशे तमाशे करेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, जो भी उल्टे सीधे काम करेंगे, तू उनको भड़काएगा और भड़क जाएंगे, तो उनके साथ मैं क्या करूँगा? वही हाल करूँगा जो मैंने तेरा हाल करना है, क्योंकि तू भी तो मेरा ही बनाई हुई चीज़ थी ना। शैतान को भी किसने बनाया था? वो तो अल्लाह का ही बंदा है, ठीक है। हाँ वो जिनों में से है, फिर जिनों में से बहुत सारे नेक जिन भी तो हैं, ठीक है। तो जब अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह ने कहा जब तू राह रात से उतर सकता है, तू पटरी से होकर उतर सकता है, तू अगर मेरी गुस्ताखी कर सकता है, तू मेरा इनकार कर सकता है, तो जो इंसान बना दिए पता नहीं इनमें से कैसे निकलेंगे आगे। इनमें से भी क्या पता कोई ना कोई मेरा इनकार कर दे। तो बस ठीक है, चेक करो सारों को। अल्लाह ने कहा सारों को ज़मीन में भेजो, इनमें से चेक करके लाओ कौन से वाले मेरी बात मानते हैं और कौन से वाले मेरी बात, और जो नहीं मानते उन सबको और शैतान को ना दोज़ख में डाल दो, इनके लिए दोज़ख बनाओ। और जो मानते हैं हाँ उनको तो मैंने, उनके लिए तो उनके पैदा होने से पहले जन्नत बना ली थी। अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत बनाई थी इंसान के लिए, ठीक है। इंसान को बाद में बनाया था कि तुम्हें इस जगह पे रखना है, मैंने उस मुकाम पे रखना है। ये दोज़ख का मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये शैतान मरदूद से मसला स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उस मरदूद ने खुद तो डूबे हैं, सनम हुआ है, पता नहीं हमारे जैसे कितनों को लेके डूबेगा सनम, ठीक है। तो उसके चक्कर में नहीं आना जी। उसके अलावा दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह को क्या करती हैं? सजदा करती हैं। और सजदा कैसे करती हैं? अल्लाह के कहे हुए हुक्म पे चलती हैं। अल्लाह ने कहा रुक जाओ तो रुक जाती हैं। STOP, स्टॉप, स्टॉप, प्रोटॉन स्टॉप। वो उसको हिलने की कोई उसको बेचैनी नहीं हो रही कि नहीं जी नहीं मैंने तो निकलना है इसमें से, ठीक है। अल्लाह ने इलेक्ट्रॉन को हुक्म दिया भागो, भागी जा रहा है, भाग 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 भाग, ठीक। तो अब अल्लाह ने उसको जो हुक्म दिया है, अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह का हुक्म ना मानती, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो क्या होता? तो जिस निज़ाम में हम रहते हैं ये निज़ाम ऐसा ना होता, ठीक है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक खुदा का हुक्म मानती हैं, ठीक है, जिस वजह से निज़ाम डेवलप होता है, ठीक है। और अगर ये एक खुदा का हुक्म ना चलता तो निज़ाम डेवलप ना होता। और अल्लाह कहता है इन सब के लिए मेरा हुक्म मानना ऐसे है, मैं बस हुक्म देता हूँ कुन, तो वो कहता है फयकून, कहता हूँ हो जाओ, कहता है हो जाएंगे, जैसे कहता हूँ वैसे कर लेते हैं। बस दो मुसीबतें कौन सी वाली? जिनों वाली और इंसानों वाली। इनको अल्लाह ने क्या कह दिया? इनको अल्लाह ने तुम अपनी मर्जी भी दे दी है, चलो यार अपनी मर्जी से कर लो। और जब मर्जी दी है काश के ना ही देता। ये बहुत बड़ी बात है वैसे, काश के अल्लाह हमें अपनी मर्जी ना ही देता तो मैं भी फरिश्ता होता, आप भी फरिश्ते होते, ठीक है। लेकिन अल्लाह पता क्या कहता है? ए इंसान अगर तू खुद को पहचान जाए तो तेरा मुकाम फरिश्तों से बढ़कर है, ठीक है। बस तू उस मुकाम पर आ जा जो तेरा असल मुकाम है, ठीक है। फरिश्तों पे अल्लाह ने इतना हाँ वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मखलूक है, ठीक है। उनका तो फिनोमेना ही क्या है, उनका तो एक ही फिनोमेना है, यस सर। उधर नो सर का लफ्ज़ ही नहीं सिखाया अल्लाह ने उन्हें, ठीक है। उनके हाँ है ही क्या, यस सर वाला फिनोमेना है, जो अल्लाह का हुक्म है वही करते हैं, ठीक है। जी पुत्र, जी जी पूछिए। नहीं सबको तो नहीं लेके डूबेगा, वैसे आपको बताता हूँ, शैतान अल्लाह के दरबार में चैलेंज करके निकला है। किसी ने आयत पढ़ी है कुरान में? शैतान ने अल्लाह से चैलेंज करके कहा था, ऐ अल्लाह ताला मुझे तो तू यहाँ से निकाल रहा है, जिसकी वजह से निकाल रहा है ना, मैं इसकी पूरे की पूरी औलाद को तेरे रास्ते से हटा दूंगा। अल्लाह ने भी आगे से क्या कहा? किसी को अल्लाह ने क्या कहा है जी? एनीवन वही भी कुरान की आयत है, जाओ लगाओ जितना ज़ोर लगाते हो, ठीक है। एक जुड़ा है, लेकिन तुम मेरे बंदों का कुछ भी नहीं कर सकोगे। लोग हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं ये दो चैलेंजेस हैं, एक चैलेंज शैतान ने किया और एक चैलेंज खुदा ने उसको किया। शैतान ने क्या चैलेंज किया? अल्लाह जी मैं तेरे सारे बंदों को तेरे रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ने आगे से क्या कहा? लेकिन जो मेरे बंदे हैं तू उनको कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब अल्लाह ने किस किस को अपना बंदा कहा है? एक को अल्लाह का हुक्म है तुमने रिवॉल्व करना है, दूसरे को अल्लाह का हुक्म है तुमने सेंटर पे रहना है, ठीक है। अगर उसने वो सेंटर से निकल गया तो क्या होगा? निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो निज़ाम ख़राब होना अल्लाह ताला ने सिर्फ, हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें एक
क्या कुदरत है हमारी? हमारी भी, हमें भी अल्लाह नहीं बनाया है। किस बुनियाद बनाया है? तुम चाहो तो निज़ाम ठीक करो, तुम चाहो तो निज़ाम, बस एक बात याद रखना, इसका नतीजा भुगत ना लेना। नतीजा सोच लेना पहले कि तुम्हारा निज़ाम ख़राब करने से क्या होगा, तुम्हारा निज़ाम ठीक करने से क्या होगा। ठीक है, तो अगर वो नतीजा इंसान सोच ले तो कभी भी निज़ाम ख़राब नहीं होगा। हमारा मुसीबत क्या है? हम नतीजे के बारे में ही नहीं सोचते। मिसाल के तौर पर अभी जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने कोई मसला ससला किया, शायद उनको नतीजे का नहीं था पता। अब वो नतीजा सारों को पता चल गया है कि क्या होगा भाई, क्या होगा नतीजे में। खैर वैसे आज किसी ने सॉरी बोलनी है पूरी क्लास को। जी भैया खड़े हो ज़रा, आज आप आए हैं 2-3 दिनों बाद, कुछ कहना चाहते हैं क्लास में? किस चीज़, किसको सॉरी? जिनसे लड़ाई की थी या सब के लिए?